कहानी। स्वागत है आप सभी का, मैं हूं तनसुख पालीवाल। लिंकिंग लॉज एंड एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तैयार हो जाइए केस लॉ की कहानी, एक ऐसा सीरीज जो अपने आप में आपको अपडेट कराने का काम करेगा सुप्रीम कोर्ट के रिसेंट जजमेंट के साथ में, और साथ ही साथ में ऐसी चीजें जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप इंडिया के अंदर एक क्या हो, सिटीजन हो, और वो सिटीजन ही क्या जो अपने आप में एक्टिव नॉलेज नहीं रखे किसका, लॉ का। क्यों? क्योंकि कलयुग के अंदर एक चीज जो आपका हाथ पकड़ के रखेगी वो है आपकी जानकारी, और खासकर उसमें लीगल जानकारी का होना तो बहुत जरूरी है। तो इस कहानी के जरिए हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग तरह की चीजों को समझने की कोशिश जो है वो करने वाले हैं। मेरे बैकग्राउंड के अंदर आप एक क्रिएटिव इमेज देख पा रहे हैं। ऑल ह्यूमन बीइंग्स आर बोर्न फ्री एंड इक्वल। चाहे वो बुजुर्ग हो, चाहे वो यंग पर्सन हो, चाहे वो एक लेडी हो, चाहे कोई पर्सन विद डिसेबिलिटी हो। आज का हमारा जो एपिसोड है वो डेडिकेटेड रहेगा पर्सन विद डिसेबिलिटी को। सम्मान, डिग्निटी सबका हक है, चाहे किसी भी कारण से कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है आपके अंदर, कोई मेंटल डिसेबिलिटी है, या फिर आप मैन हो, वुमन हो, आप किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो, आप बच्चे हो, बुजुर्ग हो, एवरीवन डिजर्व रेस्पेक्ट। यहां तक कि मरने के बाद भी जो डेड बॉडी होती है ना, उसको भी रेस्पेक्टफुली डिस्पोज किया जाए। ऐसे भी कई मामलों के अंदर जजमेंट जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्तर पर दिए हैं, और उसकी भी बनेगी जरूर क्या केस लॉ की कहानी, लेकिन तब जब आप कमेंट बॉक्स में इसके बारे में डिमांड करेंगे। खैर, आज स्पेशली बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि हमारे देश के अंदर दिव्यांग पर्सन जो है उनके साथ में उस मालिक ने, उस ईश्वर ने तो कहीं न कहीं थोड़ा सा अनजस्टिस कर ही दिया है, लेकिन कहीं न कहीं हमारा सिस्टम जो है ना, हमारा सिस्टम जो है वो भी जाने अनजाने में, मैं ये नहीं कहूंगा नोविंगली करते हैं, जानबूझकर करते हैं, लेकिन अनजाने के कारण भी उनको परेशानी के लिए पात्र बना देते हैं, उनको सफर करना पड़ जाता है। तो आज ऐसी एक जानकारी आपके ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस केस लॉ की कहानी की भी, कि आप उन सभी लोगों तक ये जरूर पहुंचाएं। देखिए, जो किस्सा मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, ये किस्सा अभी शुरू नहीं हुआ था, ये किस्सा शुरू हो रखा है 1962 से। ध्यान से सुनना, इस बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि इसके अंदर ऐसे ऐसे एस्पेक्ट जो है वो जुड़े हुए हैं जो कहीं कहीं हमें वर्तमान में ही नहीं, फ्यूचर के लिए नहीं, भविष्य यानी कि हमारे भूतकाल और भविष्य दोनों को साथ में कनेक्ट करते हैं। कैसे? देखिए, ये कहानी जो है ना पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन की, रिजर्वेशन क्या शब्द है ये मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। रिजर्वेशन एक तरीका है, एक प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट है, जिसके माध्यम से जो लोग पिछड़े हुए हैं उनको आगे लाने का प्रयास किया जाए। ऐसा ही रिजर्वेशन किसके लिए है? ऐसा ही रिजर्वेशन जो है बना रखा है डिसेबल्ड पर्सन के लिए। अब डिसेबल पर्सन के लिए एक प्रॉपर कानून बना हुआ है, जिस कानून के तहत सारी चीजें जो है होती है। लेकिन मैं बात करता हूं केस लॉ की, तो सबसे पहले जो है ना 1962 के अंदर, 1962 के अंदर जो है एक जजमेंट आया था, जिसको रंगाचारी के नाम से जाना जाता है। रंगाचारी जजमेंट के नाम से जाना जाता है, और उस जजमेंट ने अपने शब्दों में क्लियरली ये कहा कि रिजर्वेशन इन प्रमोशन जो होता है ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, और उसके अंदर हर तरह की चीज जो है मन अलाउ है। यानी कि ये जो जजमेंट आया था रंगाचारी का, आपको सिर्फ क्या करना है, इसका एक कीवर्ड याद रखना है, पूरे केस पर नहीं जाना है। पूरा तो नाम इस केस का था साउथर्न रेलवे वर्सेस रंगाचारी। ऑल इंडिया रिपोर्टिंग 1962 का वो अपने आप में क्या था, जजमेंट था, जिसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को ओके बोला। उसके बाद में लगभग 30 सालों तक, आफ्टर 30 ईयर्स, 30 साल बाद में जो है संविधानिक बेंच यानी कि 9 जजेस की संवैधानिक बेंच ने 1992 के अंदर, 1992 के अंदर इंदिरा साहनी का जजमेंट दिया। और जो इंदिरा साहनी का जजमेंट था ना, वो वाकई में आज भी लैंडमार्क जजमेंट के रूप में कंसीडर है, जो किया जाता है। और ये जजमेंट कब आया था? 1992। 9 जजेस की बेंच ने, और तब तक 30 साल तक रंगाचारी केस की चीज को क्या किया गया, डील है जो किया गया। ये सारी बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं? ये सिर्फ मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ताकि आप अपडेट रखें खुद को कि आखिर ऐतिहासिक चीज चल कैसे रही थी। अब इंदिरा साहनी के जजमेंट ने भारत में क्या क्या किया था, ये आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि जानते होंगे, नहीं है तो सुन लीजिए। उन्होंने एक तो सबसे बड़ा काम किया, 50% सीलिंग लगा दी, लिमिट लगा दी, खासकर जो बैकवर्ड क्लासेस वगैरह का रिजर्वेशन होता है उनके लिए। साथ ही साथ में उसने रिजर्वेशन इन प्रमोशन को भी एक तरीके से नकार दिया था। यानी कि इस रंगाचारी के जजमेंट को क्या कर दिया गया, सेट असाइड कर दिया गया था। किसके द्वारा? इंदिरा साहनी के जजमेंट के द्वारा।
टू द एक्सटेंट, सारे पॉइंट को नहीं, कुछ पॉइंट तक जहां पर लग रहा था कि जजमेंट इंदिरा साहनी से मैच नहीं हो रहा है, तो उस पॉइंट पर रंगाचारी के जजमेंट को हटा दिया गया। ये इंदिरा साहनी का जजमेंट आज भी हर उस केस में जिसका संबंध रिजर्वेशन से होता है कनेक्ट होता है, वहां से क्या होता है, ये कनेक्ट है जो होता है। फिर 2006 के अंदर तकरीबन जो है 14-15 साल बाद में है, 2006 के अंदर एक ऐसा जजमेंट और आया जिसका भी कनेक्शन किससे था, रिजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से था, और वो था नागराजन का जजमेंट। एम नागराजन के नाम से जजमेंट बड़ा फेमस हो रखा है, और इस जजमेंट ने और नया कुछ नहीं किया, इस जजमेंट ने कहीं कहीं जो है इंदिरा साहनी के जजमेंट को रीइटरेट किया। रीइटरेट करने का मतलब होता है दोहराना, इसकी कई बातों को वापस उसने रिपीट जो है वो किया था। ठीक, अब आगे सुनिएगा, नागराजन के बाद में 2006 के बाद में फिर 2016 के अंदर राजीव कुमार गुप्ता का भी एक जजमेंट आया। यहां पर भी कुछ नई स्पेसिफिक बातें नहीं आई, वही पुरानी चीजों को दोहराया गया, लेकिन कहीं न कहीं पहली बार जो है पर्सन विद डिसेबिलिटी के बारे में जिक्र जरूर हुआ था। तो फिर 2006 के बाद में यहां पर जो सिनेरियो बनता है वो बनता है आपके 2016 का, जिसको आप कहते हैं राजीव कुमार गुप्ता का जजमेंट। राजीव कुमार गुप्ता, ये इस केस का अपने आप में नाम था, राजीव कुमार गुप्ता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और देन आफ्टर फिर वो जजमेंट आता है जिसका स्पेशल जिक्र आज अपन करने वाले हैं, और साथ ही साथ में एक और लेटेस्ट मुद्दा। देखिए आज जिस टॉपिक पे मैं आपको चर्चा करने वाला हूं, यहां तक तो क्या, यहां तक तो इतिहास था ही है, ये तो हिस्ट्री थी। इनमें क्या हुआ उस पर अपन ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे, लेकिन जो मेन मुद्दा है उसको हमें समझने की जरूरत पड़ेगी। अब देखो हुआ क्या, 2020 के अंदर ये वाला जजमेंट आया, ध्यान से सुनना। 3 जजेस की बेंच ने, सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस की बेंच ने सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, इस केस का कंप्लीट पीडीएफ जो है ना टेलीग्राम ग्रुप के अंदर, लिंकिंग लॉस का जो टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वहां पर आपको मिल जाएगा। ओके, आप लिंकिंग लॉस फंसुख सर के नाम से भी सर्च कर सकते हैं, लिंकिंग लॉस अनअकैडमी सर्च करेंगे तो आपको वो टेलीग्राम के अंदर पब्लिक ग्रुप दिख जाएगा, जहां पर जाकर आप टेस्ट का लिंक पीडीएफ देख सकते हैं, और साथ ही साथ में डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा। अब इसके अंदर एक मेन काम की बात को सुनिएगा, सिद्धाराजू वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, 3 जजेस की बेंच का, कितने 3 जजेस की बेंच का जो जजमेंट है वो यहां पर हमारे सामने आया, और पीठ ने अपने आप में, अब देखो ये क्या हुआ, यहाँ पर इंदिरा साहनी के जजमेंट के अंदर एक बात आई थी कि प्रमोशन के अंदर रिजर्वेशन वगैरह नहीं हो सकता, यहां पर उसको क्लियर कट ये कहा गया कि वो वाला जजमेंट पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन पर लागू नहीं होगा। इंदिरा साहनी जजमेंट जो है ना वो कहीं की बैकवर्ड क्लासेस के लिए बना हुआ था, उसके जजमेंट का मेन जो प्लेटफॉर्म था, मेन जो बेसिस था वो बैकवर्ड क्लासेस का रिजर्वेशन था। आप पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन को बैकवर्ड क्लासेस रिजर्वेशन के साथ कनेक्ट है जो नहीं कर सकते। ऐसा क्यों नहीं कर सकते, उसके लिए आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट जो है यहां पर समझना होगा, और वो होता है टाइप ऑफ रिजर्वेशन। देखो संविधान के अंदर 2 तरह के रिजर्वेशन का स्पेशल जिक्र आपको मिलेगा। पहला जो रिजर्वेशन आता है उसको बोला जाता है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन, क्या कहते हैं इसको, हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन। और दूसरा जो रिजर्वेशन होता है वो होता है वर्टिकल रिजर्वेशन। दूसरा कौन सा होगा, वर्टिकल। एग्जाम्पल के लिए अगर आप संविधान में आर्टिकल 16 पढ़ते हैं, संविधान का आर्टिकल 16 पढ़ें तो आर्टिकल 16 का जो क्लॉज 1 है वो एक तरीके से हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन देता है, और अगर आप 16 का 4 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको जो बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन की बात कर रखी है वो एक तरीके से वर्टिकल रिजर्वेशन कहलाता है। सर 16(1) में तो कोई रिजर्वेशन है ही नहीं, वहां तो नेगेटिव टर्मिनोलॉजी में बात कह रखी है, बिल्कुल कह रखा है, लेकिन जरा आइए संविधान की उस बात को पढ़ने की कोशिश करते हैं कि क्या एक्चुअल में लिखा हुआ है। अब देखिए ये मैं संविधान की भाषा आपके सामने रख रहा हूं, सिंपली क्या मेंशन किया है, देयर शैल बी इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन मैटर रिलेटिंग टू एम्प्लॉयमेंट और अपॉइंटमेंट टू एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। अब यहां पर 16(1) एक जनरल बात कहता है, जनरल बात में हर तरह की चीज शामिल होती है, चाहे वो हॉरिजॉन्टल टाइप की हो, वर्टिकल टाइप की हो, और 16(1) अधूरा है, 16(1) जो है वो अधूरा है अगर आपने उसको लिंक नहीं किया 16(2) के साथ में, 16(2) के साथ में, मतलब जहां पर इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात आ रही सिटीजन के लिए, वहां पर रिलीजन, रेस, सेक्स, कास्ट, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ वगैरह इनके आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते।
क्लियर टर्म्स में मना करता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि जितने भी फैक्टर ये जो लिखे हुए हैं 16(2) के अंदर, उनमें कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ है कि आप डिसेबिलिटी के आधार पर भी डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। यानी कि 16(2) जो है वो मना नहीं करता है कि डिसेबल पर्सन के लिए रिजर्वेशन नहीं हो सकता। 4 में तो क्या था, नथिंग इन दिस आर्टिकल, 4 तो एक्सेप्शन है जो क्या कह रहा है, रिजर्वेशन ऑफ अपॉइंटमेंट इन फेवर ऑफ एनी बैकवर्ड क्लासेस। ये जो बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन मिल रहा है वो वर्टिकल है। देखो वर्टिकल ये होता है और हॉरिजेंटल यानी कि सबको इक्वली यहां पर दिया जाएगा इररेस्पेक्टिव ऑफ रेस और कास्ट सबको। तो यहां पर हॉरिजेंटल रिजर्वेशन जो है वो कहीं कहीं 16(1) के अंदर इंक्लूसिव टर्म होता है, इंटरप्रिटेड टर्म होता है, और वर्टिकल जो है वो आपके 16(4) के अंदर कवर्ड होता है। तो अब इस तरीके से ये जो सिद्धाराजू वाला केस आया था हमारे सामने, इस सिद्धाराजू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी महत्वपूर्ण बातें बताई, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि भैया इंदिरा साहनी के जजमेंट वाले जो रेस्ट्रिक्शन है ना वो PWD पर लागू नहीं होंगे। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, एग्जाम्पल बताता हूँ, आप जरा उसके बारे में सोच कर मुझे जवाब दीजिएगा कि एक एक्ट बना हुआ है, डिसेबिलिटी एक्ट बना हुआ है, किसके लिए, पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, ठीक है। उस डिसेबिलिटी एक्ट में कई सारी बातें कह रखी हैं। अब सोचो और आंसर दीजिए कि एक पर्सन जो है जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा था, देखो एक तो होता है रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, ठीक है, और एक होता है रिजर्वेशन इन प्रमोशन, रिजर्वेशन इन प्रमोशन। अब आपके सामने 2 सवाल मैं पूछ रहा हूं और दोनों सवालों का आंसर आप अपने विवेक से दीजिए, और फिर मैं आपको वो बताऊंगा जो कहीं सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। रिजर्वेशन इन अपॉइंटमेंट, जब उसका अपॉइंटमेंट हो रहा है उस समय वो व्यक्ति क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है एट द टाइम ऑफ अपॉइंटमेंट, तो क्या उसको PWD रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा? तो सीधा सा जवाब है यस, वहां पर तो मिलना ही मिलना है। लेकिन मुझे ये बताओ कि एक पर्सन जो है जब वो जॉब में आया था तब एकदम ओके था, लेटर स्टेज पर कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया और वो PWD है जो बन गया, PWD है जो बन गया, तो अब क्या उसको प्रमोशन में रिजर्वेशन का बेनिफिट मिलेगा क्या? पहला सवाल तो मेरा ये आपसे, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है कि एक व्यक्ति जो अपॉइंटमेंट के टाइम में PWD था, लेकिन उसका जो अपॉइंटमेंट हुआ है वो हुआ है कंपैशनेट तरीके से। आपको पता है अनुकंपा नौकरी का एक फंडा होता है सरकारी सेवा के अंदर, गवर्नमेंट सर्विसेज के अंदर। जब भी किसी सर्विसमैन की ऑन ड्यूटी डेथ वगैरह हो जाती है तो उसके फैमिली को तकलीफ नहीं हो उसके लिए उसके परिवार के किसी एक सदस्य को क्या दी जाती है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट है जो दिया जाता है, बिना कोई एग्जाम कंडक्ट करवाए, सीधा उसकी योग्यता के अनुसार जो है उसको कंपैशनेट जॉब है जो दे दिया जाता है। जनरली उसको लोअर कैडर का ही जॉब मिलता है, वो एक अलग मुद्दा है, ठीक है। तो उस तरीके से उसको कंपैशनेट जॉब मिल जाती है। अब सोचो एक आदमी के, एक व्यक्ति के एक ही बच्चा है, एक ही लड़का है और वो PWD है, वो क्या है, फिजिकली डिसेबल है किसी कारण से, ओके। अब वहां पर उसको जब जॉब मिल रहा है कंपैशनेट जॉब, तो उसको जॉब देते समय भी क्या PWD रिजर्वेशन का कोई पॉइंट काम आएगा क्या? तो आंसर है नो। वहां पर इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कंपैशनेट जॉब से वो आ रखा है, ठीक है। तो यहां पर तो जो है अगर अपॉइंटमेंट के टाइम उसका जॉब कैसा है, कंपैशनेट है, यानी कि अनुकंपा नियुक्ति है। मैं वापस कह रहा हूं वो PWD कोटे से नहीं आ रखा है, कंपैशनेट एक तरीके से जॉब से आ रखा है, अनुकंपा नियुक्ति इसको है जो कहा जाता है। अब मुझे बताओ क्या भविष्य में उसके डिपार्टमेंट में जो भी प्रमोशन होंगे क्या उसके लिए उसे PWD का बेनिफिट मिलेगा? दोनों ही केसेस सीधा सा सवाल है, एंट्री चाहे कैसे भी हुई हो, मुद्दा यह है कि प्रमोशन में उसको PWD रिजर्वेशन का पॉइंट बेनिफिट मिलेगा, यस और नो। क्या होगा इसका आंसर, क्या होने वाला है, और इसका आंसर है जो क्या होने वाला, दोनों में से क्या आंसर आप है जो टिक करोगे? तो ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन इन दोनों का आंसर जो है ना वो यस होगा, ना कि नो। दोनों ही केस में यस होगा, चाहे एंट्री कैसे भी हुई हो, कंपैशनेट तरीके से हो रखी हो या फिर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के तरीके से हो रखी हो, प्रमोशन के अंदर उसको PWD कैटेगरी का बेनिफिट है जो दिया जाएगा। और इंदिरा साहनी वाली जो बात है वो आप यहां पर लागू नहीं कर सकते,
ये मजेदार बात जो है इस सिद्धाराजा के केस के अंदर, सिद्धाराजा स्टेट ऑफ कर्नाटका के केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने 2020 जनवरी के अंदर कही थी। अब उसी जजमेंट का ऐतिहासिक पुनरावृत्ति आप कह दीजिए, वापस रिपीटिशन हुआ है। कहां पर, आइए जरा उस पर बातचीत जो है अपन करते हैं। इसकी पुनरावृत्ति जो है वो आपकी हुई है स्पेशली इन दिस केस। यहां पर 2021 में हाल ही के अंदर एक मामला आया, स्टेट ऑफ केरला वर्सेस लेसम्मा जोसेफ वाले इस केस में आया। और यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, क्या यहां पर जो आपके राजीव गुप्ता वाली जो बात है उसी को वापस रिपीट किया गया, सिद्धाराजा स्टेट ऑफ कर्नाटका की बात को रिपीट किया गया या नहीं किया गया, ये हमें अगले 5 मिनट के अंदर अच्छे से ऑब्जर्व करना है, ताकि आप इस बात को अपने माइंड में कंफर्म कर लें कि पीडब्ल्यूडी रिजर्वेशन जो है पूर्णतया संवैधानिक रूप से अलाउ है। हालांकि जब आप संविधान को देखेंगे ना तो आपको ये डिसेबिलिटी वाला रिजर्वेशन मिलेगा नहीं। अगर आर्टिकल 16 को हम पढ़े भी ना तो कहीं पर भी ये पॉइंट हमें नहीं आता है कि स्टेट को परमिशन है कि वो क्या कर सके, किसी व्यक्ति की डिसेबिलिटी के बेसिस पर, उसके आधार पर जो है रिजर्वेशन प्रोवाइड करे, ये नहीं लिखा हुआ है। लेकिन हमें पता होना चाहिए कि हमें कोई भी कानून की भाषा पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वे के अंदर पढ़नी है। कैसे, एक्सप्रेसली दे तो नहीं रखा है, चलो मान लिया हमने, मना कहां किया हुआ है। किसी ने किसी को प्रपोज किया, उसने हां नहीं भरा तो ना भी तो नहीं भरा ना। इस पॉइंट से इसको समझने की कोशिश करना और समझने के बाद उस पॉइंट को वहां पर छोड़ देना, क्या है हम डाइवर्ट हो जाते हैं, वहां से वापस आते नहीं है। तो अब संविधान ने हां नहीं भर रखा है तो ना भी तो नहीं बोल रखा है। आर्टिकल 16 को पढ़ो, कहां मना किया हुआ है। आर्टिकल 16 के पॉइंट 2 को अगर हम पढ़े, देखिए इस संविधान की भाषा है, आपके पास डायरेक्ट आसानी से उपलब्ध हो जाएगा कॉन्स्टिट्यूशन का। यहां पर ये जो संविधान की भाषा है इसमें कहीं पर भी देखो इन्होंने क्या लिखा है, रिलीजन लिखा है कि रिलीजन के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, रेस जो वर्ण है उसके आधार पर नहीं कर सकते, कास्ट के आधार पर नहीं, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ, रेजिडेंस वगैरह या एनी ऑफ देम, इनके आधार पर आप रिजर्वेशन में कोई सी तरह का मतलब कोई सरकारी जॉब के अंदर कोई पक्षपात नहीं कर सकते। इसके अलावा तो कुछ लिखा ही नहीं है ना। दैट्स व्हाई हुआ क्या वो हमें समझना है। 2021 के जजमेंट में क्या ऐसा पॉइंट आया था, और उससे पहले काम की बात जरूर जान लीजिएगा। देखिए जुडिशियल सेगमेंट को अगर आप वाकई में इस इंटरेस्टिंग तरीके से डील करना चाहते हैं, आपका मन कहता है कि हाँ सर इस वाले फंडे का सोचो, अगर किसी एक केस को हम अगर पूरा का पूरा पोस्टमार्टम करें, उसके अंदर से आने वाले उन रिलेवेंट पॉइंट को जो हमारे सिलेबस से कनेक्टेड है, अगर कनेक्ट करके पढ़े तो कितना बेनिफिट हो सकता है, हाँ या ना। यस, अनअकैडमी की इस ऐप को आप सिंपली क्या कीजिए, गूगल प्ले स्टोर या आईफोन जहां पर भी है वहां जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली ये टाइप करना है, इंस्टॉल कर दीजिए, और इसके बाद में आपके सामने अलग अलग चीजें आएगी। आप सर्च कीजिए सीधा जुडिशरी, तो यहाँ पर आपको जुडिशरी सेगमेंट, जैसे अनिल खन्ना सर का ये बैच पहले चल रहा है और ऑलरेडी, तो उसका भी जिक्र मिलेगा। लिंकिंग लॉ का हमारा जो नया वाला बैच 28 जुलाई को कब आने वाला है, 28 जुलाई, उसका भी डिस्क्रिप्शन वगैरह लिंक आपको वहां पर मिल जाएगा, और इसको आप क्या कर सकते हैं, आसानी से सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अब जब आप एजुकेटर का कोड यूज करते हैं, सपोज करो कि आपने कोड इस्तेमाल किया लिंकिंग 10, कौन सा कोड, LINKING, लिंकिंग 10, इस कोड को इस्तेमाल करोगे तो जितनी भी जो डेमो क्लास, जो स्पेशल क्लासेस वहां पर उपलब्ध हैं, आप उनको आसानी से देख सकते हैं बिना किसी हिचकिचाहट के और बिना किसी टेंशन के। और मजेदार बात यह है कि इस तरह के अनअकैडमी ऐप के प्लेटफॉर्म को यूज करने से बेनिफिट क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो यूं तो बेनिफिट की कोई सीमा नहीं होती कहीं पर भी। अगर आप ज्ञान अर्जन कर रहे हैं, अगर आप नॉलेज गेन कर रहे हैं, तो लाइफ में नॉलेज से बड़ी कोई चीज होती भी नहीं है। लेकिन फिर भी लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, स्टडी प्लानर, स्ट्रक्चर जो कोर्सेज हैं, अनलिमिटेड एक्सेस है, एक वीडियो को कितनी बार देखो, टेस्ट एनालिसिस जो है वो भी आप कर सकते हो यहाँ पर। ये सारी चीजें आपको कहीं न कहीं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर जो है मिल सकता है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं और कहीं न कहीं आपको लगता है कंपटीशन के दौर में आपको थोड़ा खुद को अच्छा परफेक्ट बनाना चाहिए। अब देखो, अब मेन इस वाला 2021 का जो जजमेंट जो आया है, इसमें मेन मुद्दा क्या था, आइए बात करते हैं। तो यहां पर मुद्दे 1, 2, 3, 4 थे। पहला मुद्दा, क्या जो 1995 का राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी PWD, इनका जो एक्ट बना हुआ है 1995,
इट मैंडेट द रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, क्या वो इस तरीके से मैंडेटरी प्रावधान करता है क्या? वेदर रिजर्वेशन अंडर सेक्शन 33 ऑफ दिस एक्ट इज डिपेंडेंट अपॉन आइडेंटिफिकेशन एज स्टैब्लिश्ड बाय सेक्शन 32। मतलब यहाँ पर इस तरह के सवाल बने थे सुप्रीम कोर्ट के सामने, और बेसिकली एक गवर्नमेंट का मेमोरेंडम आया था, उसको इस तरीके से चैलेंज किया गया था। तीसरा पॉइंट, इन एब्सेंस ऑफ प्रोविजन इन द रूल्स, अगर प्रोविजन नहीं है वेदर प्रमोशन कैन बी डिनाइड, क्या पीडब्ल्यूडी को प्रमोशन डिनाई किया जा सकता है? अब देखो क्या होता है, सरकार के पास में अलग अलग ग्रुप की पोस्ट होती है, जैसे ग्रुप ए का, ग्रुप बी का, ग्रुप सी का, ग्रुप डी का। तो पीडब्ल्यूडी वाले केसेस में सरकार जो है ए और बी ग्रुप पे डिनाई कर देती है कई बार। यहां पर भी सुप्रीम कोर्ट ने इनको डायरेक्शन दिया, और वेदर द रेस्पोंडेंट कैन बी प्रमोटेड बाय गिविंग बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन, और क्या उसको प्रमोशन का बेनिफिट जो है दिया जा सकता है। इस तरीके से कई सारी चीजें जो हैं इस केस के अंदर आई थी, और फाइनली जो केस का कंक्लूजन था, निष्कर्ष जो था, वो सारे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए एक खुशी का मौका है। और ओवरऑल बात इतनी है कि कोर्ट ने क्या कहा, वी कंसिडर्ड इट एप्रोप्रिएट टू इश्यू डायरेक्शन टू द स्टेट ऑफ केरला टू इंप्लीमेंट दीज जजमेंट। कौन से जजमेंट? राजीव कुमार गुप्ता का जजमेंट हो गया, सिद्धा राजा का केस हो गया, उनको क्या किया जाए, इंप्लीमेंट है जो किया जाए, पोस्ट आइडेंटिफाई की जाए, और पीडब्ल्यूडी को इसका रिजर्वेशन दिया जाए। ओवरऑल कंक्लूजन ये है कि इंदिरा साहनी की लिमिटेशन पर्सन विद डिसेबिलिटी के जजमेंट को अफेक्ट जो है नहीं करेगी, ये बात क्लियर टर्म्स में यहाँ पर कही गई। और ज़रूरी भी है, ज़रूरी भी, क्योंकि जिस इंसान को ईश्वर ने अपने आप में स्ट्रगल करने का चैलेंज दिया है, अगर हम लोग जानबूझकर या इंटेंशनली या अनइंटेंशनली उसकी प्रॉब्लम्स को, उसकी मुसीबतों को बढ़ाएं, तो क्या ये ह्यूमैनिटी अलाउ करेगा? हाँ, एफिशिएंसी ऑफ वर्किंग की बात है तो आप उनको उनके कैडर के हिसाब से वर्कआउट दीजिए। और मैं आपको एक चीज़ दावे के साथ कहता हूँ कि भगवान ने अगर किसी इंसान से उसकी एक शक्ति छीनी है तो दूसरी वाली शक्ति बहुत स्ट्रांग बनाई है, बहुत स्ट्रांग बनाई है। अगर किसी पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी के मान लीजिए पैर नहीं है ना, तो भगवान ने उसके हाथों को बहुत मजबूत बनाया। वो बंदा हाथों से कोई भी चीज़ जो है इतनी फुर्ती के साथ, स्पीड के साथ और एनर्जी के साथ कर सकता है जितना एक सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। इसलिए हर पर्सन अपने आप में स्पेशल होता है, लेकिन इन सारी चीज़ों को देखते हुए हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इस तरीके से हमें कुछ पॉइंट जो है माइंड में ऑब्जर्व करने चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट का ये जो सिद्धा राजू वाला केस था, ये जो जोसेफ वाला केस था वगैरह, इनके पॉइंट ऑफ व्यू से सरकारी सेवा के अंदर पीडब्ल्यूडी को रिजर्वेशन से आप वंचित नहीं कर सकते। क्वांटम अलग अलग है, मिनिमम 3%, मिनिमम 3% जो है वो तो रिजर्वेशन होना ही चाहिए पीडब्ल्यूडी के लिए। उसमें भी कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से 1-1% रिजर्वेशन फिक्स कर रखा है। तो ये सारी बातें थी। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने आज के इस केस लॉ की कहानी को एंजॉय किया होगा। हमारे टेलीग्राम चैनल को, जिसका नाम लिंकिंग लॉज अनअकैडमी और लिंकिंग लॉज तनसुख से, आप चाहे तो उनको सब्सक्राइब कर सकते हैं, और साथ ही साथ में इस चैनल पर स्टे रहना, क्योंकि ऐसी कई सारी केस लॉ की कहानियाँ आप लोगों के लिए ज़रूर लाऊंगा। और अगर आप भी चाहते हैं कोई स्पेशल कहानी का डेमोन्स्ट्रेशन यहाँ पर हो, तो आप कमेंट बॉक्स में बेझिझक होकर रिप्लाई कीजिए। डेफिनेटली प्रयास करूँगा, मैं एफर्ट करूँगा कि उस पर आपके उस सजेशन पर मैं वर्क है जो कर सकूँ। सो दैट्स ऑल अबाउट। तो आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होगी आपके सामने केस लॉ की कहानी के नए एपिसोड के साथ में। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए इस तनसुख पालीवाल को। जल्दी ही मिलते हैं। थैंक यू सो मच।